नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और जिसमें सबसे पहले बात करेंगे अटकलों का अंत, एनडीए के हुए जयंत। बता दें आपको कि जयंत चौधरी ने एनडीए का दामन के साथ गठबंधन कर लिया है। सपा का साथ छोड़कर आरएलडी ने एनडीए का दामन थाम लिया है। शनिवार को जयंत चौधरी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इसकी पुष्टि की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास और गरीब कल्याण का साक्षी बन रहा है। उन्होंने आगे लिखा कि जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने एनडीए में शामिल होने का फैसला लिया है। जयंत ने लोकसभा चुनाव में भाजपा के 400 सीटों पार होने का संकल्प दोहराया। वहीं जेपी नड्डा ने भी जयंत चौधरी के साथ तस्वीरें शेयर की हैं। उनका एनडीए में स्वागत किया है। जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने के बाद एक तरफ सपा सहित एनडीए गठबंधन को झटका लगा है, तो वहीं एनडीए सहित भाजपा को पश्चिम यूपी सहित जाट बहुल सीटों पर बड़ा फायदा होने की बात कही जा रही। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, अटकलों पर विराम लग गया है और जयंत चौधरी ने आखिरकार बीजेपी के साथ गठबंधन स्वीकार कर लिया है और जो तस्वीरें साझा की गई हैं उस पर क्या कुछ कहना है? प्रवेश, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। प्रवेश को फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। बता दें कि जाट वोटों पर जयंत और आरएलडी की है अच्छी पैठ और वो साधने के लिए कहीं ना कहीं एनडीए के साथ आरएलडी का गठबंधन हो चुका है और आज इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी गई है। काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि एलडीए का आरएलडी का गठबंधन एनडीए के साथ हो सकता है, लेकिन फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं की जा रही थी। आखिरकार आज ये आधिकारिक पुष्टि भी हो गई है। आरएलडी एनडीए के साथ है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। और प्रवेश शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी है? आरएलडी और एनडीए का गठबंधन हो चुका है। बिल्कुल, देखिए ये कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे कि जयंत चौधरी बीजेपी ज्वाइन करेंगे और आज वो सीधे तौर पर कहूं तो औपचारिक घोषणा हो चुकी है, गठबंधन में शामिल हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने पहले जो है उनसे मुलाकात की थी और उसके बाद अमित शाह से मुलाकात की थी और जिसकी तस्वीरें उन्होंने सीधे तौर पर मैं कहूँ तो एक्स पर पोस्ट कर ये सीधे तौर पर जो है घोषणा कर दी है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जाट वोट पर कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का एक बड़ा कह सकते हैं कि पकड़ है और उसको लेकर कहीं ना कहीं एनडीए के लिए ये गठबंधन काफी फायदे का साबित हो सकता है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोहराई नहीं है। मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि उत्तर प्रदेश जो है विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो कई ऐसे क्षेत्रों से आता है जहाँ पर जाटों का जो है सिक्का चलता है, जाटों का वोट जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी बिरादरी को जो है जयंत चौधरी जो है सीधे तौर पर कहूँ से साधते हैं और उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को और सीधे तौर पर कहूँ तो फायदा जयंत चौधरी को मिलने वाला है। जी ठीक है प्रवेश, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। अटकलों का अंत, एनडीए के हुए जयंत, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का ये एक बड़ा दांव। और अब बात करेंगे योगी ब्रिगेड तैयार। योगी कैबिनेट का विस्तार होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी से 2, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से भाजपा से 1 तथा बीजेपी से 3 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें पिछले काफी समय से लग रही हैं। ऐसे में सबकी नजरें विस्तार के फैसले पर टिकी है। सूत्रों के मुताबिक ये छोटा मंत्रिमंडल विस्तार है जिसमें राजभर की पार्टी से 1, जयंत चौधरी आरएलडी से 2 और बीजेपी से दारा सिंह चौहान के अलावा 1 और 2 चेहरे शामिल हो सकते हैं। दारा सिंह चौहान को बीजेपी ने घोसी उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर सके थे। भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर बन सकते हैं मंत्री। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जल्द ही योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। ओपी राजभर ने इसकी हिंट पहले ही दे दी थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा हो सकता है कि मैं मंत्री बनकर बाहर निकलूं। ये एक स्टेटमेंट उनका जब आया था उसके बाद से ही मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें बढ़ रही थी।
देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पे कैबिनेट मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें थी, वो लगातार तेज होती नजर आ रही हैं। यानी कि साफ माना जा रहा है कि बहुत जल्द जो है मंत्रिमंडल कर दिया जाएगा, इसको लेकर के लगातार बहस लगाई जा रही थी। उसमें अगर हम बात करें राजभर पार्टी, तो राजभर एक तो दारा सिंह का नाम सबसे पहले था। इसके साथ मंत्रिमंडल विस्तार लेकर जो चर्चा है वो तेजी से होगी। यानी आरएसी एनडीए गठबंधन में साथ है की भी उनका महत्व माना जा तो एक विधायक को। ठीक है संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो भाजपा अध्यक्ष ओबी राजभर बन सकते हैं मंत्री, आरएलडी से 2 लोगों को बनाया जा सकता है मंत्री, साथ ही बीजेपी से 1-2 लोगों को बनाया जा सकता है मंत्री। चर्चाएं फिलहाल तेज हैं, जल्द ही मंत्रिमंडल का होगा विस्तार। दारा सिंह चौहान भी हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल। और गोरखपुर में सीएम योगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गोरखपुर के तालनदौर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया है। 80 एकड़ में बनने वाले इस महाविद्यालय के निर्माण पर करीब 350 करोड़ रुपए की लागत आएगी। भूमि पूजन एवं शिलान्यास के अवसर पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अच्छी सरकार होती है तो वो जनता जनार्दन को सिर माथे पर बैठाकर सेवा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार लगातार विकास कार्य कर रही है। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 80 एकड़ में बनने वाला है ये महाविद्यालय। 350 करोड़ की लागत से ये बनेगा महाविद्यालय। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। पैंतालीस 4500 छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अस्सी एकड़ में बनने वाला है ये महाविद्यालय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया भूमि पूजन। 350 करोड़ की लागत से बनेगा ये महाविद्यालय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ रामशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामशंकर, क्या कुछ जानकारी है? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन किया है पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय का। जी, निश्चित तौर पे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर थे और कल जो है वो मुख्यमंत्री जो है गोरखपुर में पहुंचे थे। कल भी कई परियोजनाओं का शिलान्यास, जो तकरीबन 1000 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं थी, जिनका शिलान्यास किया। और आज जो है योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से महाविद्यालय का जो है भूमि पूजन किया, इसका भी शिलान्यास किया। और निश्चित तौर से क्योंकि देखिए आने वाले समय में जल आचार संहिता लगने वाली है, तो योगी आदित्यनाथ का ये भी कहना था कि यहीं से चुनाव की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से कल जो है 100 से ज्यादा सांसदों का टिकट भी कंफर्म हो गया है और इसी समझ को लेकर तमाम जो परियोजनाएं थी उसको जल्द से जल्द योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि सारा जो है वो जो है उसका लोकार्पण और शिलान्यास कर लिया जाए। जी बिल्कुल, 80 एकड़ में बनने वाला है ये महाविद्यालय। 350 करोड़ की लागत से बनेगा। क्या कुछ इसमें फैसिलिटीज होंगी? क्या कुछ इस विद्यालय की खासियत होने वाले? जी देखिए, निश्चित तौर से ये जो महाविद्यालय बनेगा ये गोरखपुर वासियों के लिए भी होगा और बाहर से आए विद्यार्थियों के लिए भी उचित। और सबसे बड़ी बात इसमें जो ये महाविद्यालय बनेगा, इसमें कहीं न कहीं एक इंस्टीट्यूट की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे यहाँ पे आने वाले समय में विद्यार्थी जो है विद्यालय में बच्चे भी पढ़े और हर चीज का जो ये पद से जो भी दिक्कतें होंगी या जिस तरह की तमाम सुविधाओं से ये लैस होगा, जिससे लोगों की त्वरित यहाँ पर सुविधा मिलेगी। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और बता दें कि 350 करोड़ की लागत से बनेगा महाविद्यालय। और अब बात करेंगे सेहत से खिलवाड़। फर्रुखाबाद में मध्याह्न भोजन योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए बनने वाले खाने में मिलावटी खाद्य पदार्थों का उपयोग हो रहा है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से लिए गए नमूने, जो कि बनी सब्जी, तहरी और आटे के 3 नमूने फेल हो गए हैं। इनमें से एक में बटर येलो सिंथेटिक रंग पाया गया है, जो कि गुर्दों के लिए गंभीर रूप से हानिकारक हो सकता है। 6 माह पूर्व भी 5 स्कूलों से लिए गए भोजन के नमूने जांच में फेल हुए थे। विभागीय अफसरों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और नोटिस देने के अलावा कोई भी कार्रवाई नहीं की। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विगत 23 नवंबर को सम्मिलियन पूर्व माध्यमिक विद्यालय चीनी ग्राम से बच्चों के लिए बनी सब्जी, 6 दिसंबर को उच्च प्राथमिक विद्यालय कटरा रहमत खां से तहरी और प्राथमिक विद्यालय कटरा रहमत खां से बाहर रखे आटे का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा। खाद्य विभाग ने नमूना फेल होने की रिपोर्ट आने तक 3 विद्यालयों के प्रधानाचार्य को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। पूर्व में जिन 5 विद्यालय के नमूने फेल होने पर प्रधानाचार्य को नोटिस दिया गया था, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें अभी जैसे कि हमने अवगत कराया कि फूड सेफ्टी वालों ने कुछ सैंपलिंग की थी और उसमें 4-5 विद्यालय में जहाँ पे भी उन्होंने सैंपलिंग किया, कुछ जगहों पे अधोमानक पाया गया, क्वालिटी उनकी सब स्टैंडर्ड रही। तो उसकी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट किया है FSO के वहाँ। उसके जो भी उन्होंने उस पर रिकमेंडेशन है उसको संज्ञान में लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से 100% इंश्योर किया जाएगा कि क्वालिटी फूड ही डिस्ट्रीब्यूट हो बच्चों को, कहीं भी उसमें उनकी गुणवत्ता के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगी। चल रहा है मिलावटी भोजन, मिड डे मील की बड़ी लापरवाही सामने आई है और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता ऋषि सेंगर जुड़ चुके हैं। ऋषि, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल, यहाँ इससे पहले 5 नमूने फेल हुए तो उसके बाद भी कोई प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की है। केवल उन्हें नोटिस दिया गया, तो नोटिस के बाद भी आज तक उन विद्यालयों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते यहाँ पर चंद्रपुर लालच में प्रधानाध्यापक जो हैं बच्चों की जान के साथ खलवाड़ कर रहे हैं। लगातार उनको जहरीला खाना परोसा जा रहा है। ये खाद्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में सुरक्षित किया, उसके बाद भी आला अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। ऋषि सेंगर जी, इससे पहले भी नमूने लिए गए थे, महज नोटिस देकर छोड़ दिया गया था। जिम्मेदार कर क्या रहे? जिम्मेदार इसमें जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की पूरी लापरवाही है और नौनिहालों की जान के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं, केवल नोटिस देकर ही खाना पूरी की जा रही है इसमें। बच्चों के परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पर? बच्चों को परिजनों का कहना नहीं, मतलब शिक्षकों से बात हुई थी मेरी इस संबंध में, तो शिक्षकों का कहना है कि बाजार से खरीद के लाते हैं सामान, तो खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को बाजार में ही कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बता दें कि नौनिहालों को मिल रहा है मिलावटी भोजन, मिड डे मील की बड़ी लापरवाही आई सामने। बता दें कि नौनिहालों की सेहत के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। मोगबादर विद्यालय में भी नमूने फेल साबित हो रहे हैं। एक दर्जन विद्यालयों के भेजे गए हैं नमूने, 8 विद्यालयों को के भोजन निकले हैं विषाक्त। और अब बात करेंगे महाकुंभ बहाना पी फैक्टर निशाना। देश में लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का आयोजन कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ भाजपा के कई बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इस महाकुंभ को करवाने का मकसद सिर्फ यही है कि यादव वोटरों को ज्यादा से ज्यादा
ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की ओर ला सके। यादव वोटरों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद राजधानी लखनऊ पहुंचे। यादव महाकुंभ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चों के साथ बुजुर्ग भी कार्यक्रम में पहुंचे। अपने संबोधन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश का मैं आभार मानता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंचा हूं। उत्तर प्रदेश से मेरा विशेष लगाव है। मेरी ससुराल भी उत्तर प्रदेश में। हमारे परिवारीजन आजमगढ़ के थे। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भाई भाई हैं। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सपा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक परिवार ने यादव की राजनीति की और वोट बैंक हथियाया, लेकिन उनके लिए क्या किया, ये सवाल अब पूछे जाने की जरूरत है। यादवों को सनातनी बताते हुए उन्होंने कहा कि हम भगवान श्री राम और श्री कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए हैं, तो दूसरी तरफ हलचल तेज हो गई है। पूरे प्रदेश के कई जिलों से यादव समाज के लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए। मोहन यादव जी की राजधानी आने से लोगों में उत्साह बहुत है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक मनीष यादव ने मीडिया के सामने सपा पर जमकर निशाना साधा। कार्यक्रम के आयोजक मनीष यादव ने कहा कि इस कार्यक्रम के बाद यादव समाज एकजुट हो गया है। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें यादव समाज भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेगा। मनीष यादव ने कहा कि जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में यादव को ठगा है, जिनके पिता 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने यादवों के लिए कुछ नहीं किया है। अब यादव समाज एकजुट हो गया है। जहां जहां यादव है वहां समाजवादी पार्टी के लिए ध्वस्त करने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की राजनीति गर्मा रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की राजधानी लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन किया। लखनऊ के गुड़ौरा मैदान में आयोजित यादव महाकुंभ में उन्होंने यादवों की ताकत का एहसास करने की बात कही। उन्होंने कहा कि एक परिवार ने यादव की राजनीति की है और वोट बैंक हथियाया है, लेकिन उनके लिए क्या किया गया है, और ये अब सवाल पूछे जाने की जरूरत है। मिलाकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार है, सरकार के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का जो पवित्र भाव है, इसी भाव के अनुसार हम अपने खासकर आज तो सामाजिक कार्यक्रम में आए, लेकिन अगर हम पार्टी ने बुलाया तो मैं जरूर आऊँगा। उसकी धरती यहाँ से फोरफादर मेरे गए लगभग 400 साल पहले। ऐसे उत्तर प्रदेश में जो देवभूमि के नाम से जानी जाती है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे अच्छा लगा स्वजनों के बीच आकर के अपनी बात कहने का, मिलने का, बात करने का। उम्मीद करेंगे कि ये प्रेम बना रहे और मैंने सबको निमंत्रण भी दिया है। जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत शेट्टी जुड़ चुके हैं। भरत, आज मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो लखनऊ पहुंचे और यहाँ पर यादव महाकुंभ का आयोजन किया गया और कहीं ना कहीं बीजेपी का जो इस बार मुख्यमंत्री बनाने का जो दांव खेला गया था, वो अब साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जातीय समीकरण साधे हैं बीजेपी ने। भरत, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, कंटिन्यू करिए प्लीज। देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, ठीक है भरत, हम आपको फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। भरत की आवाज यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक व बीजेपी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए थे, जहां पर डिप्टी सीएम ने भी समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। हम अपने खासकर आज तो सामाजिक कार्यक्रम में आए, लेकिन अगर हम पार्टी ने बुलाया तो मैं जरूर आऊँगा। उसकी धरती यहाँ से फोरफादर मेरे गए लगभग 400 साल पहले। ऐसे उत्तर प्रदेश में जो देवभूमि के नाम से जानी जाती है। राजधानी लखनऊ में हुआ यादव महाकुंभ का आयोजन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए भरत शेट्टी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? आज मोहन यादव लखनऊ में रहे और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज यादव महाकुंभ का आयोजन हुआ है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर निशाना साधा गया है समाजवादी पार्टी के ऊपर। लोकसभा का चुनाव है, उससे पहले राजधानी में इस तरह का आयोजन कहीं ना कहीं यादव समुदाय के लोगों को अपनी ओर अपने साथ लेकर चलना जो प्रयास कर रही है बीजेपी, वो उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के चुनाव के दौरान जब रिजल्ट आया था, जब मोहन यादव को
मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बता दिया गया था कि लोकसभा के चुनाव पर ये जो डिसीजन है बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ सकता है और तमाम जगह, चाहे वो बिहार की बात कर ले, उसमें ऊपर हावी हो सकता है। उसकी शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। आज जिस तरीके से यादव समाज एकत्रित हुआ है और जिस तरीके से इकट्ठा होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर तमाम जो निशाने लगाए हैं, कहीं ना कहीं यही की शुरुआत थी लोकसभा चुनाव से पहले। और आने वाले समय में साफ तौर पर आगे ऐसे कार्यक्रम और देखने को मिल सकते हैं। यादव समुदाय के लोगों ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के ऊपर निशाना साधा है, चाहे वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात कर ले, तो उन्होंने भी निशाना साधा है। अब कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जब चाहे वो एनडीए की बात करें तो यादव समुदाय को अपने साथ में लेने के लिए जो उनका कदम है उसकी शुरुआत हो चुकी है, वो चल चुकी है। कि अब देखना ये होगा कि इनके साथ आने से ठीक है भरत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे 24 की दौड़ ब्राह्मण गठजोड़। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले राजधानी के विश्वेश्वरैया प्रेक्षागृह में विशाल ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया गया, जिसके जरिए भाजपा ने ब्राह्मण वोटों को साधने की कोशिश की है। महाकुंभ का आयोजन राष्ट्रीय परशुराम सेना ब्रह्म वाहिनी ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने शिरकत की। सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण को देवता इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं। जो मंदिरों को बनाने और अच्छा करने का संकल्प लेते हैं उसे ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण को पद नहीं चाहिए, सम्मान चाहिए। वो सम्मान किसी ने दिया है तो वो केवल भाजपा है। तो कहेगा कि एक भाग है वो नाई भाई का है, एक भाग जो है वो सैनी यानी जो माली है उनका एक होगा। वो कहेगा कि जो सामान आएगा वो वैश्य के वहां से आएगा, और जो अन्य प्रकार की चीजों की रक्षा का कार्य होगा वो क्षत्रिय भाई हमारा देखेगा। समाज के हर वर्ग को जोड़कर कुछ न कुछ उनमें कार्यों का विभाजन करने का काम यह ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण बदला लेने के लिए नहीं, ब्राह्मण बदलाव के लिए काम करता है। कौन सा बदलाव? इस देश की अस्मिता को रक्षा का बदलाव, इस देश को सुदृढ़ करने का बदलाव, इस देश में एकता समरसता लाने का कार्य, और इस देश में जो विभिन्न प्रकार की विकृतियां हैं। और खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।